खाद डाला जाता है, जो गोबर की खाद डाली जाती है, उसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ऑफ मैन्योर का मतलब, तो आप अपने ज़रूर खेतों को देखा होगा। खेतों से अनाज उत्पादन लिया जाता है और उस अनाज को उगाने के लिए खेतों की मिट्टी का उर्वर होना मीन्स उनके उपज देने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके लिए हम उसमें खाद ऐड करते हैं। ठीक है, तो खाद यूज क्यों करते हैं? इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह सॉइल मिट्टी के पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे गैसेस का प्रवाह आसानी से हो सकता है मिट्टी में। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। यह उन जीवाणुओं को मदद करता है जो पौधों को लाभ पहुंचाते हैं, मिट्टी को लाभ पहुंचाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। यह सॉइल के सॉइल अच्छी दिखती है जब इसमें हम मैन्योर डालते हैं। दस मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। इसलिए मैन्योर को फर्टिलाइज़र से बेटर मान सकते हैं। इट रिप्लेसेस द सॉइल। यह सॉइल में एक नया जीवन भर देती है। Another method used by farmers to replacing the soil is crop rotation। और एक अलग तरीका है जिसके माध्यम से जो फार्मर हैं वो अपने मिट्टी को मजबूत करते हैं, उसकी उपज की क्षमता बढ़ाते हैं, वो क्रॉप रोटेशन है। वो फसलों का क्रम बदल के खेतों की शक्ति बढ़ाते हैं। इसके लिए अलग अलग क्रॉप को अलग अलग तौर तरीक़ों से उगाया जाता है, अलग अलग टाइम पे उगाया जाता है, अल्टरनेटिवली उगाया जाता है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग द फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस पल्सेस। जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जब धान और गेहूं की कटाई हो जाती है, तो उसके बाद का जो समय बचता है उसमें हम जो फार्मर होते हैं वो लेग्यूमिनस पल्सेस मीन्स उसमें वो उगाते हैं, पल्सेस उगाते हैं जो खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे खेतों की उपज क्षमता बढ़ती है और उसमें जो भी आगे उपज कराया जाएगा उसमें और अच्छा उत्पादन निकलेगा। इस लेगुमिनस प्लांट में आप अरहर के पौधे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। रिजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उस बैक्टीरिया का यूज करके खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसके माध्यम से खेत में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। अब इरिगेशन, खेतों में इरिगेशन करने की क्यों ज़रूरत होती है? What is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plant? जो पानी है वो फूलों के, फलों के और जो ग्रेन्स होते हैं उनके उगने में हेल्प करता है, बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय द रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स से, अपने जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ साथ मिनरल और खाद भी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब, सोख लिए जाते हैं, जो पौधों के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं। प्लांट कॉन्टेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स में 90% पानी होता है। ठीक है, वाटर इज इसेंशियल फॉर प्लांट फॉर फॉलोइंग रीजन। वाटर प्लांट्स में इन रीजन्स के कारण ज़रूरी है। जर्मिनेशन विदाउट वाटर कैन नॉट टेक प्लेस। किसी भी सीड्स का जमना, उसका उगना, मिट्टी से ऊपर निकलना, वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट वाटर। और जो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं वो प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में बिना वाटर के मौजूदगी के वो जा नहीं पाएंगे। वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट।
जो वाटर होता है वो फसलों को ठंडी से और गर्म हवाओं से बचाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी की अलग अलग समय पे एक फिक्स टाइम पे बराबर उसको खेतों में देना इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो पानी देने का काल होता है, जो समय सीमा होती है, या अलग अलग फसलों की अलग अलग होती है और सीजन के हिसाब से ये वैरी करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल वीट कल्टीवेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। वीट कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है इसके अलग अलग स्टेज पे। और जो पैडी होता है, धान होता है, इसको भी पानी की आवश्यकता पड़े, स्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स इसमें हमेशा पानी लगा होना चाहिए। सिमिलरली इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज़ हाई ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवोल्यूशन। गर्मी में हमें सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इवोपरेशन, भाप बनने की दर पानी की ज़्यादा होती है, इसलिए हमें सिंचाई ज़्यादा करनी होती है। इन आवर कंट्री रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। हमारे देश में जो सिंचाई की जो प्रमुख सोर्स है वो इरिगेशन है। सिंचाई का जो प्रमुख सोर्स है वो वर्षा है। जो अभी मानसून सेशन जो चल रहा है आपका, इस समय जो बारिश हो रही है, ये सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया है हमारे देश में। द अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कनाल्स। और जो अन्य तरीके हैं खेतों की सिंचाई के, वो वेल्स के थ्रू, कुओं के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर और डैम्स और कैनाल्स के थ्रू होता है। एक्टिविटी ये बताई गई है, इस एक्टिविटी को आप पढ़िएगा और इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करिएगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब जो हमारे एंसेस्टर्स जिस पद्धति को फॉलो करते आए हैं सिंचाई के, वो पद्धति क्या है? तो पहले तो वो कुओं से पानी लाते थे, फिर रहट चलाते थे। रहट के वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तो वो आपको मिल जाएगा कि रहट कैसे काम करता है। ढेकली से वो काम करते थे, कुओं से पानी निकालते थे और उसको खेतों में डाला करते थे। चैन पंप हुआ रहता था जो चैन के माध्यम से वर्क करता था, ठीक है। तो इस माध्यम से वो खेतों की सिंचाई करते थे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। और आज का जो समय है, आज के समय में बहुत सारी नई पद्धतियाँ आ गई इरिगेशन की, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम वो होता है जिसमें पौधों के ऊपर पानी का फुहारे के रूप में भेजा जाता है और इसको टाइम टू टाइम पौधों को देते रहा जाता है और पानी प्रेशर के द्वारा ऊपर की तरफ निकलता है, जिससे फव्वारा बनता है और वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म पे पौधों पे पड़ता है, जिससे वो उनको पानी मिलता है और वो ग्रो करने के स्थिति में होता है। ड्रिप सिस्टम वो होता है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पौधों के जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं और इसमें हम एक पाइप लगाते हैं पौधों के जड़ों के पास और पूरे लंबे डिस्टेंस तक वो पाइप होता है। और ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग के लिए, पानी देने के लिए बेस्ट टेक्निक है। और ऐसे तरीके से हम फ्रूट प्लांट्स, यानी जो फलों के पौधे होते हैं, अपने जो आपका गार्डन होता है, पेड़ होते हैं, वहाँ पे हम पानी देते हैं, ठीक है। इसमें एक भी ड्रॉप वाटर वेस्ट नहीं होता है। और ये वाटर प्रैक्टिस जितने भी जगह जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे इसको इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। आप देखते हैं खेतों में खरपतवार उगाता है। अगर खेतों को छोड़ दिया जाए, आप फसल को अपने बो के और विदाउट उसको छोड़ दें केवल, तो उसमें खरपतवार उग जाएंगे और फिर फसल आपकी अच्छे से नहीं बढ़ेगी। तो हमें वीड्स से प्रोटेक्शन करना है। वीड्स मतलब खरपतवार होता है, ठीक है। तो इनसे हमें प्रोटेक्ट करना रहता है। तो खरपतवार का निस्तारण, उसको बाहर निकालना ही वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plants water nutrients space and light। वीडिंग, जो वीड्स होते हैं वो प्लांट्स के पानी को, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, उनके जगहों को, प्रकाश को, सबको अवशोषण करते हैं, जिनके माध्यम से
वो प्लांट के ग्रोथ को कम करते हैं। प्लांट उनके कारण बढ़ते नहीं हैं। वीड्स आर रिमूव्ड बाय टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। अब देखते हैं ना, खेतों में जब फसल बोई जाती है तो उसकी जुताई होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उससे वीड्स निकल जाएं, उससे खरपतवार निकल जाएं, ताकि उसमें जब नई फसल लगाई जाए तो बहुत अच्छे तरीके से उसको पोषण मिल सके और वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सके। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं वीड्स रिमूवल के। हम अलग अलग तरीक़ों का यूज कर सकते हैं। हम इंसेक्टिसाइड उसमें आपके ऐसे लिक्विड भी आते हैं, केमिकल लिक्विड्स भी आते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसको वीडीसाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो वीडीसाइड्स का यूज करके हम खेतों से वीड्स को हटा सकते हैं। दे डू नॉट हार्म द क्रॉप। ये क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हार्वेस्टिंग, द क्रॉप इज़ नीड टू बी कट आफ्टर इट्स मैच्योर्स। हार्वेस्टिंग, आप देखते हो जब पौधे को आपने सुरक्षित कर लिया तो अब वो हार्वेस्ट करने की कंडीशन में आ गया। अब वो उसमें फल लग गए, उसमें फसल लग गई, अब वो कटने की स्थिति में, उसी को हार्वेस्ट कहते हैं। जैसे आप अभी गेहूं का सीज़न ख़त्म हुआ है तो गेहूं की कटाई हुई है तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। किसी भी क्रॉप को 3 से 4 महीने लगते हैं उसको उगने में, तो उस 3 से 4 महीने में वो क्रॉप मैच्योर हो जाता है और उस क्रॉप को कट करके उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसके जो ग्रेन्स निकलता है उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, हमारे देश में हार्वेस्टिंग जो होता है या तो मैनुअली होता है या तो मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है, जब भी हार्वेस्टिंग होती है तो उसको मशीनों के द्वारा थ्रेस किया जाता है, जिससे उसके ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो थ्रेसर होता है, थ्रेसर में जैसे गेहूं की कटाई होती है तो गेहूं की अगर हाथ से कटाई हो रही है तो जो गेहूं है उसको थ्रेसर में डाला जाता है, जिससे सीड्स अलग हो जाते हैं और हस्क अलग हो जाता है, जो भूसा होता है, और उसको हे भी बोलते हैं। जो भूसा है वो अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब धान की कटाई होती है, हाथ से मैनुअली कटाई होती है, तो उसको किसी टफ सरफेस पे, किसी सॉलिड सरफेस पे उसको हैमर किया जाता है, जिससे धान अलग हो जाता है और उसका जो ग्रास होता है, जिसको हम पुआल कहते हैं अपने भाषा में, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो आज के समय में मैनुअल हार्वेस्टिंग को हटाकर आज कंबाइन काम कर रहा है, जो खेतों में डायरेक्ट जाता है और वहाँ से डायरेक्ट जो ग्रेन होता है वो सीधे आपके पास आ जाता है, उसमें थ्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये बहुत फास्ट मेथड है जिसके द्वारा किसान अपने अनाज को पा जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज की बात करें कि जब क्रॉप प्रोड्यूस हो गया, आपके घर में आ गया, तो उसका स्टोर करना बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक हो जाता है। उसको अच्छे तरीके से स्टोर करना। अगर उसमें पानी अगर कहीं से चला गया या ह्यूमिडिटी चली गई तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर वो आपके खाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, या अगर आप उसको ठीक से स्टोर नहीं करोगे तो चूहों के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनिज़म के द्वारा वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आवश्यक है कि उसको अच्छे तरीके से उसको स्टोर किया जाए, सूर्य की रोशनी में अच्छे से उसको सुखा लिया जाए ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए, और फिर उसको किसी अच्छे स्टोरेज जगह में उसको स्टोर किया जाए, जिसको ग्रेनरीज बोलते हैं, जो मिट्टी का बना होता है, कई बार मेटल्स का बना होता है। ठीक है, तो उसको स्टोर करते हैं उसमें, ताकि वो कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहे। ठीक है, अब जब ग्रेन को बैग्स में स्टोर किया जाता है, जैसे जो आपके बैग्स बनते हैं, जैसे 50 किलोज़ के बैग, 25 किलोज़ के बैग, तो उनको प्रॉपर स्टिच किया जाता है ताकि उसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह और कोई कीड़े वगैरह ना लग जाएं, इसलिए उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े गोडाउन्स बने रहते हैं और उनमें एक गैप दिया जाता है ताकि उनमें मॉइस्चर लीक ना हो, मॉइस्चर के कारण वो ख़राब ना हो। ठीक है, और ट्रे नीचे लकड़ी की ट्रे लगी रहती है। जो भी आप देखते हो जगह जगह गोडाउन बने रहते हैं, उसमें नीचे लकड़ी की ट्रे लगी रहती है, उस पर
जो बोरे रहते हैं जिसको बैग्स कहते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। और उन सारे बोरों के बीच में जो एक जो पिलर तैयार होता है उनके बीच में गैप रखते हैं, जिसके कारण वो अनाज बचा रहता है, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो आपको पता है कि हमें फूड जो एनिमल्स से मिलता है, जैसे मिल्क मिलता है आपको, काऊ, बफेलो, गोट, कैमल से मिल्क मिलता है। एग आपके मुर्गी से मिलता है, ठीक है। मीट जो है वो उनसे मिलता है। हनी जो है बीज से मिलता है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स को जो हम प्राप्त करते हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और फिश भी हम प्राप्त करते हैं पॉन्ड से, उसको पिसीकल्चर बोलते हैं। और हनी भी जिससे हम शहद प्राप्त करते हैं उसको एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए क्विक रिकैप दिया हुआ है जो आपको खुद देखना है। ये सारे वर्ड मीनिंग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ब्रॉडकास्टिंग, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रेनरीज, मैन्योर, सोइंग, थ्रेसिंग, वीट्स, वीडसाइड, विनोइंग, ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं इसको अपने कॉपी पे लिखेंगे आप और इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे और इसका मीनिंग भी लिखेंगे आप। और यहाँ पे क्विक रिकैप दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इस चैप्टर से जुड़े हुए एक्सरसाइजेज़ मैं कल कराऊंगा। और ये दोनों लेक्चर जो मैंने दिए हैं इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं कुछ क्वेश्चंस रखूं तो आप उस क्वेश्चंस को जवाब दे सकें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।